नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल अगुआ झारखंड जामताड़ा वाले में। आप सभी से मैं बहुत दिनों बाद मिल रहा हूँ। कोई नहीं हाँ, यहाँ पर मैं जो प्रैक्टिस सेट अभी पेपर 1 पेपर 2 के लिए ला रहा हूँ, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि ये रिनोवेट इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन पेपर सारा है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा और बहुत अच्छा पेपर है। ये भी मैं गारंटी देता हूँ कि इन सब से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, तो इसको आप पूरा-पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का भी सेशन हम लोग शुरू करते हैं और जैसा कि आप सभी को पता हो गया होगा कि जो यूपीएससी है, वो अपना डेट फिर से चेंज कर दिया है, फिर से आगे बढ़ा दिया है डेट को। तो कोई नहीं, चलिए ठीक है और समय है हमारे पास और अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो चलिए पूरे सेशन को लाइक ज़रूर करेंगे और साथ ही साथ शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच ताकि वो भी इसका मज़ा ले सके और देख सके सारी चीज़ें। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, ठीक है? तो पूरा सेशन को देखिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। चलिए दोस्तों, ये पेपर 1 से संबंधित आज हम लोग 100 क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन आज का शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है, झारखंड से संबंधित है। मुंडा समुदाय की पत्थलगड़ी परंपरा के संदर्भ में शासन देरी का प्राथमिक महत्व क्या है? तो शासन देरी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहला ऑप्शन है, यह एक विवाह वेदी है। बी है, यह पूर्वजों की स्मृति में गाड़ा गया पत्थर है जो भूमि स्वामित्व का प्रमाण भी है। सी है, यह गांव की सीमा निर्धारित करने वाला पत्थर है। और डी कहता है कि यह वर्षा के देवता को प्रसन्न करने का स्तंभ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को अगर मालूम है तो ये हो जाएगा, यह पूर्वजों की स्मृति में गाड़ा गया पत्थर है जो भूमि स्वामित्व का प्रमाण भी है। ओके, तो मुंडा समुदाय में पत्थलगड़ी परंपरा है। कहने का मतलब क्या होता है, जब हम अपने परिवार के सदस्य को, जिसमें जो भी प्रथा है, दफना दिया गया मान लीजिए मरने के बाद, उसके बाद वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक पत्थर को यादगार के लिए गाड़ देते हैं। ये जो पत्थर होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शासनगिरी कहते हैं। और इस पूरे स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, शासन कहते हैं। ओके, ये मुंडा परंपरा का एक बेहतरीन नमूना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1831-32 के कोल विद्रोह के बाद किस प्रशासनिक सुधार के तहत दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन किया गया था? SWFA का गठन। ऑप्शन ए रेगुलेशन 13 1833, बी है पीट इंडिया एक्ट 1784, सी है रेगुलेशन 10 1813 और डी है चार्टर एक्ट 1853। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेगुलेशन 13 1833, राइट। तो आप सभी को पता है 1831-32 में जो हमारा कोल्हान का क्षेत्र था, वहाँ पर भयंकर कोल विद्रोह होता है। उसके और फिर साथ ही साथ बाद में आपने देखा हो विद्रोह भी भयंकर तरीके से होती है। तो अंग्रेजों को ये समझ में आया कि यहाँ का जो पारंपरिक शासन व्यवस्था है उसको हम लोग नहीं हटा सकते हैं। अतः क्या हुआ, 1833 ईस्वी में रेगुलेशन 13 जो कि बंगाल में भी चालू किया गया था, उसको भी यहाँ पर लागू कर दिया गया और इस पूरे क्षेत्र को जो है नॉन रेगुलेशन क्षेत्र घोषित कर दिया। ठीक है, नॉन रेगुलेशन क्षेत्र। इसका हेडक्वार्टर जो है पहले SWFA का पहले जो था लोहरदगा को रखा गया था, फिर बाद में चेंज करके इसको रांची कर दिया गया। ठीक है, ये सब याद रहेगा आपको। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पलामू के चेरो वंश के शासनकाल के दौरान अष्टकोणीय बावली का निर्माण किस दुर्ग में किया गया था? तो पलामू आप सभी को मालूम है, पलामू में पहले रक्सेल वंश था, बाद में फिर उसको पदस्थापित करके चेरो वंशों ने अपना शासन किया था। तो ऑप्शंस देखिए क्या क्या दिया हुआ है। अष्टकोणीय बावली का निर्माण कहाँ किया गया है? शाहपुर का किला, नया पलामू का किला, पुराना पलामू का किला और नारायणपुर का किला। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा नया पलामू का किला। इस क्वेश्चन का खासियत क्या है? इस क्वेश्चन का ये खासियत है कि इसमें जितने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, शाहपुर का किला, पुराना पलामू का किला और नारायणपुर का किला, ये सभी पलामू डिस्ट्रिक्ट में है। ये सभी जो है पलामू डिस्ट्रिक्ट में है। आपका एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर भी रेडी हो गया कि पलामू में कौन कौन से
फोर्ट है, कौन कौन से किले हैं? शाहपुर, नया पलामू का किला, पुराना पलामू का किला और नारायणपुर का किला, राइट। इतने किले जो हैं पलामू में हैं, और एक है विश्रामपुर का किला। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, नया पलामू का किला। आपको पता है नया पलामू का किला का निर्माण मेदिनी राय ने कराया था, जो चेरो वंश का सबसे शक्तिशाली राजा बोलते हैं उसको, मेदिनी राय का किला, और इसी के नाम पे डाल्टनगंज का नाम मेदिनी राय रखा गया है। और यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि मेदिनी राय ने यहाँ पर जो अपना किला बनाया था और उसके अंदर ये बावली बनाया था, तो उसमें जो है अष्टकोणीय 8 कोण था इसमें, ठीक है। जैसे हम लोग घरों पे सर्कुलर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर 8 कोनों को लेकर बावली को बनाया गया था। बावली मतलब कुआं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखिए, जादू पटिया, ये तो बहुत फेमस है। जादू पटिया चित्रकला यमराज के चित्र को क्या कहा जाता है, जो मृत्यु के बाद की सजा को दर्शाता है? ऑप्शन ए है मृत्युलोक, बी है यमपुरु, सी है दंड चित्र, और डी है आपका परलोक दर्शन। इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यमपुरु। ओके, यमपुर हो जाएगा। हम लोग अभी भी जानते हैं ना यमराज किसको कहते हैं, कि मृत्यु के बाद, हमारी मृत्यु के बाद यमराज हमें, हमारे आत्मा को लेके चला जाता है, यही कहते हैं ना। तो यहाँ पर भी वही चीज़ होता है। जादू मतलब आप सभी को पता है, जादू पटिया में जादू का मतलब क्या होता है? जादू होता है, ठीक है। जो चित्रकारी करता है उसको बोलते हैं जादू, ठीक है। वो उसी को हम लोग कहते हैं जादू। तो ये क्या करता है, ये पटिया यानी कि जो कुछ क्षेत्रों में जैसे भित्ति चित्र होता है, इसमें भी आपको पता है, उन सभी में ये चित्रकारी करता है, यही है। तो मृत्यु के बाद हम लोग यमराज को जनरली यमपुरु ही कहते हैं। अच्छा, जादू पटिया जो है आप सभी को पता है भारत के झारखंड के जो मुख्य चित्रकला है उसमें से ये भी आता है। यहाँ पर हम लोग देखे थे कि कोहबर का चित्रकला हो गया, सोहराय का चित्रकला हो गया, जादू पटिया का चित्रकला हो गया, ये सब फेमस चित्रकला है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 17वीं शताब्दी में नागवंशी राजा दुर्जनशाल को ग्वालियर के किले में 12 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा गया था। उन्हें किस विशेष योग्यता के कारण रिहा किया गया? ये क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन में क्या है? युद्ध कौशल है, हीरे की परख है, सी संस्कृत का ज्ञान है, और डी घुड़सवारी है। तो इसमें आपको याद होगा तो आंसर हो जाएगा हीरे की परख। चूँकि नागवंशी में जितने सारे राजा हुए थे, उनका अगर आप राजधानियाँ देखेंगे तो कहाँ पर है? ज़्यादातर गुमला में है। और हमने क्या देखा कि इनके क्षेत्रों में जैसे राजधानी दोईसा देख लीजिए, रांची में चूटिया देख लीजिए, ठीक है। तो इन सभी जगह में इन लोगों का और मुख्य जो धातु वगैरह मिलता था उसमें हीरा जो है प्रमुख था, क्योंकि स्वर्णरेखा नदी, शंख नदी, इन सब पे उनका अधिकार था। तो वहाँ से शंख नदी से बेसिकली इन लोगों को हीरा मिलता था, तो इन लोगों को ये पहचान करने की क्षमता आ गई थी, और दूसरे साल उसमें बहुत फेमस भी था। तो जहांगीर ने जब इसको 12 साल के लिए कैद किया था ग्वालियर के किले में, उसके बाद इसको बुलाया गया वहाँ पर और कहा गया कि अगर आपने सही हीरे का पहचान कर लिया तो आपको रिहा कर दिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ, इसने सही हीरे का पहचान कर लिया। उसके बाद जहांगीर ने इसको शाह की पदवी दिया था, शाह का पदवी दिया था। फिर इसमें और एक क्वेश्चन पूछता है कि इसने कितना हर्जाना नहीं बोलेंगे, मालगुजारी देने की बात कही थी। तो 6000 रुपये मालगुजारी देने की बात कही थी, उसके बाद इसको छोड़ दिया गया। ओके, इतना यहाँ पर जानिए, फिर अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, हो जनजाति की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था मुंडा मानकी को किस ब्रिटिश अधिकारी ने कानूनी मान्यता दी थी? क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर देखिए है क्लीवलैंड, बी है थॉमस विल्किंसन, सी है एडवर्ड ट्यूस, और डी है सर हेनरी लॉरेंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस विल्किंसन। ओके, हो जनजाति है तो हो जनजाति कोल्हान प्रमंडल का बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर मुंडा मान की शासन व्यवस्था लागू हुआ था हो जनजाति में, और इसी मुंडा मान की शासन व्यवस्था को याद रखिएगा। भारत का क्या विश्व का बोला जाता है कि प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है वो मुंडा मान की शासन व्यवस्था है, राइट। पहला पॉइंट है ना, गणतांत्रिक शासन व्यवस्था पहला विश्व का इसी को माना जाता है। उसके बाद हम लोग इसमें क्या देखेंगे,
ठीक से ये लिखाया नहीं, जो भी है। और दूसरा इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि 1837 ईस्वी में थॉमस विल्किंसन ने ये पाया कि यहाँ का शासन व्यवस्था को बना के रखना होगा, तो 1837 में एक विल्किंसन रूल लाया। ओके, और उसके पहले आप सभी को पता है कि यहाँ SWFA का भी 1833 ईस्वी में रेगुलेशन 13 के तहत गठन कर दिया गया था। यही था ना, ठीक है, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी। तो ये सारी बातें आप हो जनजाति से संबंधित याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये हो गया झारखंड। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है झारखंड के बोरैया में स्थित मदन मोहन मंदिर के निर्माण में किस मुगलकालीन वास्तुकला का प्रभाव स्पष्ट रूप से झलकता है। मदन मोहन मंदिर जो है बोरैया मतलब रांची का बात कर रहा है, रांची में है, ठीक है। ऑप्शन ए है मेहराब व गुंबद, बी है चारबाग शैली, सी है पियत्रा ड्यूरा और डी है केवल सफ़ेद संगमरमर। तो मदन मोहन मंदिर का बात कर रहा हूँ, तो ये याद रखिएगा मुगलकालीन वास्तुकला है, तो इसमें मेहराब और गुंबद दोनों देखने को मिलता है। ओके, मदन मोहन मंदिर। तो वैसे मंदिर आपको पढ़ना भी है, तो रांची में आप सभी को पता है बहुत सारे मंदिर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सपा होड़ आंदोलन जो 1870 में शुरू हुआ था, इसके अनुयायी किस विशेष रंग के झंडे का प्रयोग करते थे। तो 1870 में सपा होड़ आंदोलन हुआ था। ऑप्शन है यहाँ पर लाल, बी है सफ़ेद, सी है हरा और डी है केसरिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद कलर का, ठीक है। सपा होड़ आप सभी को पता है, ये हमारे संथाल विद्रोह है, एक तरीके का संथालों के द्वारा किया गया विद्रोह है। यहाँ पर हमने क्या देखा है कि आपका जो इन लोगों का मेन मुद्दा जो था, वो था अपने आप को शुद्ध करना। उसमें मांस मदिरा इन सब का सेवन प्रतिबंधित था, ठीक है, मांस मदिरा ये सब सेवन प्रतिबंधित था, और अहिंसा के बल पे ये आंदोलन शुरू किए थे, राइट। तो उसके बाद फिर ये लोग क्या करते थे, शांति का स्वरूप के रूप में लाल झंडे का सफ़ेद झंडे का प्रयोग किया करते थे। ये तो उसका हो गया आंसर। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए, सपा होड़ आंदोलन 1870 में शुरू तो हुआ, लेकिन किसने शुरू किया था इसको, राइट। ये भी तो क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, झारखंड के किस लुप्त प्राय जनजाति को असुर जनजाति का एक उप समूह माना जाता है, जो लोहा गलाने की प्राचीन कला के लिए जानी जाती है। असुर जनजाति भी लगभग शेष होने की ओर ही है, इसलिए इसके बचाव के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रहे हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर कीजिए। ऑप्शन ए है बिरहोर, बी है अगरिया, सी है सावर और डी है माल पहाड़िया। तो यहाँ पर क्या हो गया, आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा अगरिया, ठीक है। अगरिया जो है असुर जनजाति का ही एक उप समूह माना जाता है, ये भी लुप्तप्राय है। इसकी जनसंख्या तो 2-3 हज़ार के आसपास ही है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने असुर जनजाति के बारे में देख लिया। आप सभी को पता है लोहा गलाने के लिए ये फेमस था प्राचीन काल से ही, और इनके असुर जनजाति के बारे में पुरातत्व विभाग ने तजना नदी खुटी इनके आसपास जो है बहुत सारे पुरातात्विक अवशेष पाए हैं, जो कि असुर जनजाति के समय का है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, छोटानागपुर के इतिहास में गुलुआ क्या था, जिसका प्रयोग जो है आदिवासियों द्वारा ब्रिटिश रिकॉर्ड के विरोध में किया गया था, ठीक है। गुलुआ क्या है, ऑप्शन ए है हथियार है, ऑप्शन बी है एक गोपनीय कूट है, सी है मौखिक वंशावली और भूमि इतिहास है, और डी है एक प्रकार का कर है। तो देखिए, जब ब्रिटिश लोगों ने यहाँ के ज़मीनों का आपका बंटवारा करना शुरू किया, सर्वेक्षण करा के, है ना, लोगों के हित में जिनके पास होना चाहिए ज़मीन उसको देना शुरू किया। तो यहाँ पर क्या किए हम लोग, जो मौखिक, पहले तो कोई भी कागज़ पत्तर नहीं था और जनजातियों के पास तो विशेष कर नहीं है, तो उन लोगों ने क्या किया था, वंशावली जो है मौखिक लिया था, तो उसी चीज़ को यहाँ पर गुलुआ कहा जाता है। और ब्रिटिश रिकॉर्ड के अनुसार भी मौखिक वंशावली और भूमि इतिहास जो है जनजातियों का, आदिवासियों को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गुलुआ कहते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ऋग्वेद के किस मंडल में, यहाँ से आपका सामान्य पेपर का शुरू होगा, 10 क्वेश्चन जो झारखंड का रहता है वो खत्म हो गया।
ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है जो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो आप सभी को पता है वैदिक सभ्यता से ही हमारा वर्ण व्यवस्था शुरू हुआ था। ऑप्शन ए है तृतीय मंडल, ऑप्शन बी है सप्तम मंडल, ऑप्शन सी है दसम मंडल और ऑप्शन डी में है प्रथम मंडल। ठीक है, तो यहाँ पुरुष सूक्त का बात कर रहे हैं तो पुरुष सूक्त जो है दसम मंडल में है। यहाँ पर 4 वर्णों का बात करी जाती है, आपको पता है। यहाँ पर देखिए पुरुष सूक्त का बात कर रहे हैं ना, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यहाँ 4 वर्ण का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर कितना है 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, संगम काल। देखिए दक्षिण भारत का ये जो संगम काल है इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही है। तो ये संगम काल का बात कर रहे हैं हम लोग। संगम काल के दौरान शिलप्पदिकारम महाकाव्य की रचना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है इलंगो अदिगिल, बी है तिरुवल्लुवर, सी है सतनार और डी है अगस्त्य। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इलंगो अदिगल ने किया था। देखिए इलंगो अदिगल कौन है, एक राजा है, ये भी एक राजा है और तमिल महाकाव्य का ये एक प्रसिद्ध किताब है, शिलप्पदिकारम। ओके, तो ये एक्चुअल में कौन सा वंश से है संबंधित, ये चेर वंश से संबंधित है, चेर वंश से संबंधित है, राइट, चेर वंश से संबंधित है इलंगो अदिगल। ठीक है, इसमें और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा जूते हुए खेत के साक्ष्य के लिए प्रसिद्ध है? तो हड़प्पा कालीन यहाँ पर स्थल है, उसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है लोथल, बी है कालीबंगन, सी है धौलावीरा और डी है बनावली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जूते हुए प्लब फील्ड का बात कर रहा है। प्लब फील्ड जो है कालीबंगन में मिला था। 13 का बी आंसर हो जाएगा, राइट। कालीबंगन में राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है ये, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कालीबंगन स्थल है, वहीं पर जूते हुए प्लब फील्ड मिला है। लोथल आपको पता है डॉकयार्ड है। बनावली आपको यहाँ पर देखेंगे, बनावली में क्या मिला था, और बनावली में धान, हाँ धान का साक्ष्य मिला है। फिर धौलावीरा तुम्हारे किस लिए फेमस है, धौलावीरा जल संरक्षण के लिए फेमस है, ठीक है, जल संरक्षण के लिए फेमस है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, मौर्य प्रशासन में अधीक्षकों की सूची में लूछाध्यक्ष किस विभाग का प्रभारी था? मौर्य प्रशासन का बात कर रहा है। ऑप्शन ए है टकसाल, बी है व्यापार, सी है जहाजरानी और डी है सिक्के का परीक्षण। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका डी, सिक्के का परीक्षण किया करता था, ये एग्जामिनर ऑफ कॉइन्स था लूछाध्यक्ष। जो भी सिक्के यहाँ पर ढाले जाते थे उसके बाद उसका जो क्या कहते हैं देख रेख जो करता था, उसका परीक्षण जो करता था, उनको हम लोग क्या कहते थे, लूछाध्यक्ष कहते थे। अच्छा, मौर्य ये कहाँ से हमें मिलता है, तो आपने पढ़ा होगा मौर्य शासन व्यवस्था में क्या कहते हैं विष्णुगुप्त यानी कौटिल्य जी, है ना। तो इन्होंने एक बुक लिखा था अर्थशास्त्र, उसी में इसकी बात पुष्टि हुई है, ठीक है। विष्णुगुप्त उसको बोला जाता था अर्थशास्त्र में, ठीक है। तो अर्थशास्त्र कोई अर्थशास्त्र के रूप में नहीं लिखा गया है, ये पॉलिटिकल बुक है, आप सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए है दंती दुर्ग, बी है कृष्ण प्रथम, सी है अमोघवर्ष और डी है ध्रुव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, कैलाश मंदिर आपको पता है एक ही पत्थर से काट के बनाया गया है और ये राष्ट्रकूट शासक जो है कृष्ण प्रथम ने बनाया है। अच्छा, एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है ये बताइए, ये भी तो क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली सल्तनत में चहलगानी या चालीसा के दल को किसने समाप्त कर दिया था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, बी है रजिया सुल्ताना, सी है बलबन और डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो दिल्ली सल्तनत का इतिहास जो है आप सभी को पता है कब से शुरू हो गया था। आप इसको 1206 से हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत का शुरुआत किया था। वास्तविक संस्थापक हम लोग इल्तुतमिश को मानते हैं और इल्तुतमिश ने जो है
चहलगानी चालीसा का निर्माण किया था, ठीक है? लेकिन यहाँ आपसे क्या पूछा है? समाप्त किया है। तो समाप्त जो किया है वो आपका बलबन ने किया है। किसने किया है? बलबन ने किया है। आप सभी को पता है ये तुम्हारा वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश हो गया दिल्ली सल्तनत का। उसके बाद फिर इसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। उसके बाद पहला जो भारत का पहला शासिका आप समझ लीजिए कौन थी? तो रज़िया सुल्ताना थी, जो इनकी बेटी थी। उसके बाद फिर क्या हुआ? बाद में इसको हटा के पदस्थापित करके ये बलबन जो है वो इसका चहलगानी का ही एक सदस्य था, 40 का एक सदस्य था और इन्होंने खुद को राजा बनाया। उसके बाद फिर इस चहलगानी को समाप्त कर दिया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बलबन आंसर हो जाएगा। ये पूरा बातें इसलिए बता दिया क्योंकि यहाँ से पूरे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, अलाउद्दीन खिलजी आप सभी को पता है ये सबसे खतरनाक राजा है ना। खिलजी वंश का जो आपका गुलाम वंश के बाद राजा बना था इनका, ठीक है। इसका पापा जो जो था जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद ये राजा बना था और इसकी कहानी तो आपको पता है, पद्मावत, ठीक। ये सभी बातें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। मुगल सम्राट अकबर द्वारा इबादत खाना का निर्माण किस वर्ष कराया गया था? ऑप्शन ए है 1575 एडी, 1582 एडी, सी है 1571 एडी और डी में है 1579 एडी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इबादत खाना का बात कर रहे हैं। आपका ये आंसर एक तो ये हो गया कि अकबर ने बनाया था। इसकी स्थापना 1575 एडी में किया था, ठीक है। 1575 एडी में किया गया था। आपको पता है कि अकबर बहुत लंबा पीरियड तक शासन करते हैं। 1556 में कौन सा युद्ध था? पानीपत की लड़ाई के बाद ये राजा बनते हैं और उसके बाद बहुत लंबा पीरियड तक 1608 तक ये राजा राजा रहेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमने देखा कि 1575 ईस्वी में ये क्या होता है? अकबर जो है कहाँ पर ये इबादत खाना का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करता है, फतेहपुर सीकरी में करता है, ठीक है। जो याद है मुझे मैं सारी चीज़ें बता के चलता हूँ, ठीक है। ये इबादत खाना एक्चुअल में क्या है? इबादत खाना तो प्रार्थना गृह है ना, प्रार्थना गृह है जहाँ पर सभी धर्मों के लोग आ सकते थे, ये था। नेक्स्ट चलते हैं इबादत मतलब प्रार्थना करना। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किसे आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए है देवराय द्वीप, बी है हरिहर द्वीप, सी है कृष्ण देवराय और डी है राजा राज चोल। ये सभी फेमस राजा दक्षिण भारत के। तो आंध्र भोज के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? हम लोग कृष्ण देव राय को आंध्र भोज के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? शेर शाह सूरी के शासनकाल में मुंसिफ का कार्य क्या था, है ना? क्या था? अरे बाबा, ऐसा क्यों हो गया? उसी को डिलीट कर दिया क्या? हाँ? थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। हाजिर मेरे भाई, कुछ तो दिक्कत है। क्या दिक्कत है भाई? ओके दोस्तों,
थोड़ा सा टेक्निकल कुछ फॉल्ट हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देख रहे थे। इसमें देख रहे हैं कि शेरशाह सूरी, ठीक है, शेरशाह सूरी के शासनकाल में मुंसिफ ए मुंसिफ का कार्य क्या था? मुंसिफ ए मुंसिफ का कार्य क्या था? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। तो ऑप्शन ए है सेना का नेतृत्व करेगा, बी है राजस्व संग्रह, सी है न्याय और दीवानी मामलों की देखरेख और डी है विदेशी समाचार पत्राचार। तो इसका जो मुंसिफ है मुंसिफ का बात कर रहे हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये विदेशी पत्राचार को देखते थे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? मराठा प्रशासन में चितनिस किस कार्य के लिए उत्तरदायी था? ऑप्शन ए है खुफिया विभाग, बी है राजकीय पत्राचार, फिर है आपका सैन्य भर्ती और डी में है धार्मिक दर्शन, ठीक है, सैन्य भर्ती और धार्मिक दर्शन। ये क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में ये क्वेश्चन है मराठा प्रशासन में चितनिस क्या होता था। ओके, तो चितनिस का काम क्या था दोस्तों? वो राजकीय पत्राचार हुआ करते थे, राजकीय पत्राचार हुआ करते थे। कौन? ये आपका चितनिस, चितनिस जो पद है उसमें राजकीय पत्राचार। तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर भी जो देखा वो क्या मैं सही बताया था? मुंसिफ मुंसिफ 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 मुंसिफ मुंसिफ जो है मैंने गलत बताया है। मुंसिफ मुंसिफ जो है वो न्याय और दीवानी मामलों की देखरेख करता है। मुंसिफ मुंसिफ न्याय और दीवानी मामलों की देखरेख करता है शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। आत्म सभा का स्थापना 1815 में किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है केशव चंद्र सेन, बी है राजा राम मोहन राय, सी है आपका देवेंद्र नाथ टैगोर और डी है ईश्वरचंद विद्यासागर। तो आत्म सभा का गठन 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था। बाद में यही सभा धीरे धीरे आगे चल के जो है ब्रह्म समाज का रूप लेगा। 1828 में उसकी स्थापना हुआ था, ठीक है, ब्रह्म समाज का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संगठन की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए है भगत सिंह, बी है लाला हरदयाल, सी है विनायक दामोदर सावरकर और डी है अरविंदो घोष। तो मित्र मेला का शुरुआत जो है दोस्तों वो आपका विनायक दामोदर सावरकर ने अपने भाई के साथ मिलकर किया था। उसका भाई का नाम क्या था? गणेश देवस्कर, ठीक है। ये कब स्थापना इसकी करी गई थी? 1899 ईस्वी में इसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है। ये क्या है? मित्र मेला। ये कहाँ पर है? नासिक में था, नासिक, नासिक आपका महाराष्ट्र में है। ओके, और फिर विनायक दामोदर सावरकर के बारे में और हम लोग क्या जानते हैं कि 1904 ईस्वी में इन्होंने ही अभिनव भारत, है ना, अभिनव भारत की गठन किया था। अभिनव भारत ये क्या था? ये क्रांतिकारी संगठन था, अभिनव भारत। ओके, ये सारी बातें हो गई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज। ऑप्शन ए है लाहौर अधिवेशन, बी है कराची अधिवेशन, सी है बेलगांव अधिवेशन और डी है कलकत्ता अधिवेशन। तो पूर्ण स्वराज का बात हम लोग जानते हैं 1929 में लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और हम लोगों ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस यहाँ पर मनाया था। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाए थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या है? 24 कहता है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी को। ऑप्शन ए है लॉर्ड डेलहौसी, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी है लॉर्ड हार्डिंग और डी है लॉर्ड लीटन। तो इसका जो राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग होगा। आप सभी को मालूम है इसके पहले लॉर्ड कर्जन थे, उसके बाद लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल बने थे। तो 1857 के बाद 1858 का जो नीति आया था उसमें हमने क्या देखा था कि जो शासन है वो डायरेक्ट क्राउन के हाथों में चला गया था, क्राउन के हाथों में चला गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था। फिर इस पद का नाम जो है वायसराय कर दिया गया था। तो पहला वायसराय अगर झारखंड का भारत का बोला जाए तो पहला वायसराय कौन था? यही लॉर्ड कैनिंग था, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। नील दर्पण नाटक जिसने नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण को उजागर किया था, इसके लेखक कौन है?
इसके लेखक कौन है? नील दर्पण। ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चटर्जी, बी है माइकल मधुसूदन दत्त, सी है दीनबंधु मित्र और डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण नाटक का लेखन किया गया है और इन्होंने किसानों का जो शोषण होता था नील की खेती के कारण, उनके बारे में पूरा चर्चा की है। दीनबंधु मित्र। ये नील की खेती जो है वो बिहार और आपका बंगाल में बहुत ज़्यादा किया जाता था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है? एंजाइम लार में पाया जाता है। ऑप्शन ए है पेप्सिन, बी है टाइलिन, सी है ट्रिप्सिन और डी है लाइपेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? टाइलिन, है ना। हमारे जो लार होता है मुंह में जो निकलता है उसको हम लोग, उसमें टाइलिन होता है और टाइलिन में एमाइलेज होता है। ये क्या करता है? ये हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें? सिंपल स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करते हैं, माल्टोज में। ठीक है, माल्टोज में यहाँ पर कन्वर्ट होता है। रखिए राइट। आगे चलें। आगे है क्वेश्चन नंबर 27। एक समतल दर्पण बनने में वाला प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? समतल दर्पण है तो समतल दर्पण का सीधा मतलब है आपका मिरर जो आप देखते हैं सामने और अपना बाल कंघी वगैरह करते हैं। तो वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और सीधा होता है, आभासी और उल्टा होता है, आभासी और सीधा होता है। तो वर्चुअल और कैसा होता है? आप सभी को पता है ये समतल दर्पण है तो उसमें हम लोग तो सीधा अपने आप को पाते हैं, बस सीधा पाते हैं। और इसमें क्या होता है, जितना बड़ा आप जितना सामने जाएंगे उतना बड़ा दिखेंगे, जितना दूर जाएंगे उतना छोटा दिखेंगे। ठीक है, यही होता है। तो 27 का आंसर क्या हो जाना चाहिए? इसमें सही आंसर क्या होगा? वास्तविक होता है क्या? वास्तविक कभी भी सीधा इमेज वास्तविक नहीं होता है, तो वास्तविक वाला हटा दीजिए, बचा आभासी और उल्टा। तो उल्टा तो होता नहीं है, सीधा होता है, आभासी और सीधा होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या है? विनेगर का मुख्य रासायनिक घटक क्या होता है? एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और ये सब देखिए, ये सब रासायनिक नाम जो है बहुत फेमस है और इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जनरल नॉलेज के तहत। फार्मिक अम्ल और डी है टार्टरिक अम्ल। तो विनेगर का बात करें तो विनेगर हम लोग किसको कहते हैं? एसिटिक अम्ल को कहते हैं, एसिटिक अम्ल को कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो श्वास की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए है घट जाती है, बी है बढ़ जाती है, सी है कोई परिवर्तन नहीं होता है और डी है पहले घटती है फिर बढ़ती है। क्या होना चाहिए? 29। तो आप ये देखिए, ऑक्सीजन के बिना तो हम लोग सांस नहीं ले सकते ना, ऑक्सीजन ही तो सब कुछ है। तो यहाँ कह रहा है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है हमारे बॉडी में, अब क्या होगा? तो श्वसन का दर जो है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा, ताकि वो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन अंदर खींच सके और अपनी पूर्ति कर सके। ठीक है, तो बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में कौन सी एक अदिश राशि है? स्केलर क्वांटिटी मतलब समझते हैं। स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसकी दिशा नहीं होती है, सिर्फ मात्रा होती है, दिशा नहीं होती है। ऑप्शन ए है बल, बी है वेग, सी है दाब और डी है त्वरण। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए, जिसका दिशा नहीं होती है वो पूछ रहा है यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आंसर हो जाएगा दाब। ठीक है, दाब आंसर हो जाएगा इसका, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं। और बाद बाकी सब क्या है? बाद बाकी सब क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, इसमें दिशा भी निर्धारित होता है। नेक्स्ट है मिनीमाटा रोग निम्नलिखित में से किस धातु के प्रदूषण के कारण होता है? ऑप्शन ए है कैडमियम, बी है लेड, सी है पारा और डी है आर्सेनिक। तो यहाँ पर जितने सारे धातुएं लिखे गए हैं ना, इन सभी धातुओं से कोई ना कोई बीमारी होते रहता है और इससे संबंधित आपको सारे पढ़ने हैं। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? जापान में एक जगह का नाम है मिनीमाटा। वहाँ पर क्या देखा गया था? पारा यानी कि मरकरी, इसके प्रयोग से जो है एक रोग हो जाता है और उसी रोग का नाम जो है मिनीमाटा रोग कर दिया गया है। ठीक है, जगह के नाम पे इसका नाम कर दिया गया। सबसे पहले यही देखा गया था, पारा का इम्पैक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। सुनहरी चावल गोल्डन राइस आप सबको पता है विटामिन डैश का एक समृद्ध स्रोत है। विटामिन B12, विटामिन BC,
विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन के। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, विटामिन ए। विटामिन ए का भरपूर स्रोत है सुनहरी चावल, गोल्डन राइस। ये सब जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इसमें क्या है, भारत में श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ये ने पूछा कि व्हाइट रेवोल्यूशन किसके लिए हुआ था। ऑप्शन ए है MS स्वामीनाथन, बी है वर्गीश कुरियन, सी है नॉर्मन बोरलॉग और डी है हीरालाल चौधरी। तो इसका श्वेत क्रांति से संबंधित क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्गीश कुरियन को माना जाता है। तो वर्गीश कुरियन को हम लोग क्या कहते हैं, भारत का मिल्कमैन भी कहते हैं। ओके, यानी कि दूध से संबंधित उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने वाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत किया था। और गुजरात में आप सभी को पता है आजकल ये जो सुधा वगैरह देखते हैं ये उसी की देन है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर शुरुआत की गई थी। और MS स्वामीनाथन को हम लोग यहाँ पर हरित क्रांति का जनक कहते हैं। ठीक है, यही थे जिन्होंने गेहूँ को पूर्ण रूप से भारत में विकसित किया था। पंजाब, हरियाणा इन सब क्षेत्रों में इसका उत्पादन उत्तर प्रदेश के उत्तरी भागों में उत्पादन होता है। फिर नॉर्मन बोरलॉग का नाम आपने सुना होगा, ये विश्व के हरित क्रांति के जनक थे, है ना। मैक्सिको, अमेरिका में इन्होंने काम किया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। उसमें क्या है, हाल ही में चर्चा में रही नमो शेतकरी महासम्मान योजना किस राज्य से संबंधित है। नमो शेतकरी महासम्मान योजना, ठीक है। ये ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है उत्तर प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश और डी है गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र की PM किसान योजना जो था आपका PM किसान योजना, ठीक है, इसके तहत जो है किसानों को कितना 6,000 टोटल दिया जाता है ना, 2 या 6,000, ठीक है, 2,000 करके। तो इस योजना का नाम यहाँ पर जो है महाराष्ट्र सरकार ने यही रखा है, ठीक है, नमो शेतकरी महासम्मान योजना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक शून्य जुताई जीरो टिलेज कृषि का मुख्य लाभ है। शून्य जुताई, ऑप्शन ए है मृदा में नमी का संरक्षण, बी है उर्वरकों का अधिक उपयोग होगा, सी है फसल की अवधि में वृद्धि होगी और डी है खरपतवारों का पूर्ण उन्मूलन होगा। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मृदा में नमी का संरक्षण होगा। मृदा में नमी का संरक्षण होगा मतलब कंजर्वेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर होगा। ये शून्य जुताई कहते हैं इसको। शून्य जुताई मतलब क्या हो गया, सीधा बात है, उसका खेतों की जुताई नहीं करना है, ठीक है, बिना जोते ही फसल का उगाई की जाती है जिससे मिट्टी का नमी बना रहता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्या है, गन्ने की लाल झड़न सड़न रेड रॉट रोग का कारण क्या है। रेड रॉट जो होता है गन्ने में वो क्यों होता है। ऑप्शन ए है जीवाणु से, बी है कवक से, सी है विषाणु से और डी है कीट से। तो इन सभी में फसलों में जो भी रोग होते हैं ना उसमें ज़्यादातर आप देखेंगे ये जो कवक होता है फंगस उसके कारण हो जाता है। तो रेड रॉट यहाँ पर फंगस के रीजन से गन्ने में होता है। रेड रॉट फंगस के रीजन से होता है, ठीक है, फंगस के रीजन से। क्वेश्चन नंबर 37, कृषि में ड्रोन तकनीक का प्राथमिक उपयोग किसके लिए किया जाता है। कृषि में ड्रोन तकनीक है, अभी तो बहुत फेमस है ये ड्रोन तकनीक, आपको याद होगा। तो इसमें आप देखे होंगे एक लेडीज़ जो है वो ड्रोन का रेगुलेटर लेके ड्रोन चला रही है खेतों में, ये पिक्चर फेमस हो गया है। कृषि में ड्रोन तकनीक, ऑप्शन ए है मिट्टी की खुदाई, बी है सटीक कीटनाशक छिड़काव और सी है फसल की कटाई और डी है बीज का प्रसंस्करण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कीटनाशक का छिड़काव जो होगा ना वो केवल हम लोग कहाँ करना चाहते हैं, केवल पौधों में करना चाहते हैं ताकि वो मिट्टियों को जो है उसको सुरक्षित रखा जा सके। ओके, तो केवल पेड़ों के ऊपर, और इससे क्या होगा जो हमारा कीटनाशक का उपयोग होगा वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सके क्योंकि वो एक ही जगह पेड़ों के ऊपर गिराया जा सकता है। तो ये ड्रोन तकनीक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। उसमें क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में IPv4 एड्रेस कितने बीट का होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। तो इसमें कितना बीट होता है, इसमें आप याद रखिएगा इसमें 32 बीट होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा नया दिखा होगा आपको। IPv4 एड्रेस
कितने बिट का होता है, तो 32 बिट का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। कंप्यूटर शब्दावली में यूआरएल का पूरा रूप क्या होता है? ऑप्शन ए है यूनिक रिसोर्स लोकेटर, बी है यूनिवर्सल रेडियो लोकेटर, सी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और डी है यूनाइटेड रिमोट लिंक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, 38 का सी हो जाएगा यूआरएल का मतलब। तो जब भी कोई वेबसाइट का नाम लिखा जाता है तो उसमें आपने देखा होगा यूआरएल का शुरुआत जो है www से करते हैं हम लोग, है ना, इससे करते हैं। उसके बाद उसमें HTTP वाला हिसाब किताब रहता है सारी चीज़ें। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर में क्या है? ब्लूटूथ तकनीक किस प्रकार के नेटवर्क का उदाहरण है? ऑप्शन ए है पैन है, लैन है, मैन है और वैन है। तो देखिए नाम से आप आंसर कर पाएंगे इसको। पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। तो ब्लूटूथ आप जब यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोनों में भी, तो आपको क्या दिखाई देता है कि वो जो है 10 मीटर के आसपास के क्षेत्रों पे ही वो प्रभाव अपना दिखाता है। उसके बाद अगर आप बाहर चले जाएंगे तो ब्लूटूथ का इम्पैक्ट ख़त्म हो जाता है, यही ना। तो ये क्या होता है? पर्सनल एरिया होता है। ये क्या हो जाएगा? पर्सनल होता है। पर्सनल ही होता है ना, आप मोबाइल का ब्लूटूथ यूज़ करना चाहते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106वां संविधान संशोधन के कार्यान्वयन के लिए परिसीमन डेलिमिटेशन को एक पूर्व शर्त बनाया गया है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उच्चतम न्यायालय का ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। ठीक है, यहाँ पर आंसर यही होगा। ऑप्शन ए है भारत का राष्ट्रपति, मेरा मुंह से निकल गया, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त, और सी है लोकसभा अध्यक्ष, और डी था यहाँ पर उच्चतम न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा। ठीक है, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत इसी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है, जिसका परिसीमन एक पूर्व शर्त बनाया गया है। तो परिसीमन का जो आयोग का अध्यक्ष होगा वो उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है? समान नागरिक संहिता का अनुच्छेद कौन सा है? ये बार बार पूछ लेता है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर सेट किया गया है। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और जो हाल फिलहाल में देखिएगा यहाँ क्वेश्चन भी पूछ लेगा कि उत्तराखंड द्वारा इसे लागू किया गया था, पहला राज्य था ना उत्तराखंड। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 42, बी है अनुच्छेद 44, सी है अनुच्छेद 46 और डी है अनुच्छेद 39। तो आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में जो है यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड किसके तहत रखा गया है? ये नीति निर्देशक तत्व के तहत रखा गया है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये हो गया। और या अगर अध्याय का बात करें तो अध्याय 4A है ना, अध्याय 4A है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? पुट्टास्वामी निर्णय 2017 के बाद निजता के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निजता के अधिकार को 2017 में एक वाद हुआ था पुट्टास्वामी, तो उसके तहत एक निर्णय दिया गया और उसको निजता के अधिकार को भी मौलिक अधिकार घोषित किया गया। तो ये कौन सा में है? अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 25 में और अनुच्छेद 14 में। तो आप समझ के थोड़ा सा बताइए किस में होगा। तो बेसिकली इसमें हम लोग जीने और मरने का जो अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है, जीने का अधिकार जो है वो समरसता के साथ जीने का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में है। तो अनुच्छेद 21 में निजता के अधिकार को, राइट टू प्राइवेसी को भी रखा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची 6th शेड्यूल निम्नलिखित में से किस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित नहीं है? भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची 6th शेड्यूल तो किस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित नहीं है? यहाँ पर आपको 2 शेड्यूल याद रखना है, एक 5th शेड्यूल और एक 6th शेड्यूल। ठीक है, तो पहले ऑप्शन आप देखिए इसका। ऑप्शन में क्या है? असम, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम। असम, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम। तो इसमें 6th शेड्यूल में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? इसका जो राइट आंसर होगा इसमें मणिपुर होगा।
ठीक है। मणिपुर 6th शेड्यूल में नहीं है, 5th शेड्यूल में है। तो असम, मेघालय और मिजोरम, असम, मेघालय और मिजोरम ये 6th शेड्यूल में इसका नामकरण किया गया है। अगर इसको आप, इसमें और एक है, देखिए असम हो गया, असम के बाद आपने क्या याद किया, मेघालय याद किया, फिर क्या याद किया, त्रिपुरा याद किया, और यहाँ पर जो होगा और एक सॉरी मिजोरम, ठीक है। तो इसको एटीएम याद रखिए पहले, एटीएम होगा और एक एम होगा, ठीक है। तो असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा छठी शेड्यूल में रखा गया सारे राज्य हैं। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, मणिपुर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। मिशन कर्मयोगी, मिशन कर्मयोगी को अक्सर समाचार पत्रों में देखा जाता है। प्रथम उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है पुलिस सुधार है, बी है न्यायिक देरी को कम करना, सी है सिविल सेवकों का क्षमता निर्माण और डी है प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। तो ये मिशन कर्मयोगी जो है दोस्तों, सिविल सेवकों का क्षमता निर्माण करना है, इसलिए इनको डिजिटल फॉर्म में तरह तरह के प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। नागरिक अधिकार पत्र, सिटीजन्स चार्टर की अवधारणा सबसे पहले किस देश में शुरुआत किया गया था? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है भारत, सी है यूनाइटेड किंगडम और डी है स्वीडन। तो नागरिक अधिकार पत्र कहाँ पर शुरुआत किया गया था दोस्तों? तो ये नागरिक अधिकार पत्र अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें मैग्ना कार्टा जो बोला जाता है वहाँ पर अधिकारों के लिए, वही पूछ रहा है। तो ये बहुत पहले शुरुआत हुआ था, हमको लगता है 1200-1300 ईस्वी में ही शुरुआत हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। ई गवर्नेंस के संदर्भ में हाल ही में लॉन्च किया गया क्या है? भाषिनी प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है भ्रष्टाचार की रिपोर्टिंग करना, बी है एआई आधारित भाषा अनुवाद, सी है आपका सरकारी निविदाएं और डी है आपका स्वास्थ्य रिकॉर्ड का डिजिटल भंडारण। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? भाषिनी क्या है? तो भाषिनी जो भाषा हम लोग भाषण देते हैं, भाषा बोलते हैं, है ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, वहाँ पर बहुत दिक्कतें होती है, अलग अलग भाषाओं के लोग बोलने वाले होते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या है? एआई आधारित भाषा अनुवाद है भाषिनी। भाषिनी क्या है? ई गवर्नेंस के तहत एआई आधारित भाषा अनुवाद है, ठीक है, भाषिनी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग सेकंड एआरसी के अध्यक्ष कौन थे? ए है एम वीरप्पा मोइली, बी है विमल जालन, सी है के कस्तूरीरंगन और डी है पीआर नाइक। तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एम वीरप्पा मोइली। कौन थे? दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग सेकंड एआरसी के जो अध्यक्ष थे वो एम वीरप्पा मोइली थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, ये पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। यदि कोई पंचायत समय से पहले भंग हो जाती है तो चुनाव के कितने समय के भीतर आयोजित किए जाने चाहिए? ऑप्शन ए है 3 महीने, बी है 1 साल, सी है 6 महीने और डी है तत्काल। तो 49 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? मिनिमम 6 महीने के अंदर आपको चुनाव करवा लेना है, मिनिमम नहीं मैक्सिमम था वो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। उसमें क्या है? नगर पालिकाओं के संदर्भ में भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने कार्यात्मक विषय सूचीबद्ध हैं? तो 12वीं अनुसूची का बात कर रहे हैं हम लोग, नगर पालिकाओं के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। 12वीं अनुसूची भाग 9 का ए, ठीक है, भाग 9 का ए का बात कर रहे हैं, यही है नगर पालिका। 9 में तो पंचायत है। तो इसमें कितने विषयों का सूचीबद्ध क्या है, कितने इसमें है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कितना विषय है इसमें? 18 विषय है, ठीक है। कितना विषय है? 18 विषय है, राइट। और तुम्हारा जो पंचायत वाला में है उसमें 29 विषय है, ये सब आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय मानक समय रेखा, जिसको हम लोग 82.5 डिग्री ईस्ट कहते हैं, निम्नलिखित में किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है छत्तीसगढ़, सी है तेलंगाना और डी है ओडिशा। तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तेलंगाना से होकर तो नहीं गुजरती है ये,
ठीक है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से होकर गुजरती है। उड़ीसा से भी नहीं, हाँ उड़ीसा से होकर गुजरती है, ठीक ही तो है। तो ये तेलंगाना हो गया। मैंने क्या बताया कहाँ कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। आंध्रा को भी याद रखिएगा, ठीक है, आंध्रा भी होगा। तो क्या देखिए, यूपी एक बार बोल ही देते हैं पूरा। यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया इसी से सटा हुआ, उसके बाद आपका ओडिशा हो गया, और उसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, 5 है ना टोटल, आंध्रा है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, एपी, ठीक है, ये 5 है। याद रखिएगा, 82.5 डिग्री का बात कर रहे हैं, देशांतर रेखा का बात कर रहे हैं, जो टाइम निर्धारण के लिए हमने रखा है। क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में चर्चा में रहा अगाती आइलैंड भारत की किस केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है? ऑप्शन ए है अंडमान निकोबार, बी है लक्षद्वीप, सी है पुदुचेरी और डी है दमन और दीव। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा इसका आंसर, लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, अगाती फेमस द्वीप है, अभी तो हाल फिलहाल में भी वहाँ पर जो व्यवसाय है, मछली पालन है, उन सब के लिए शुरुआत किया जा रहा है ना। 53, भारत का विश्व के कुल क्षेत्रफल में प्रतिशत कितना होगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, ये सभी पता है। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? हमारा जो क्षेत्रफल है, ठीक है, 32 लाख, वो कितना क्षेत्रफल है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का? ऑप्शन ए है 3.2, बी है 2.8, सी है 2.4 और डी है 4.2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 54 का 53 है ना, 53 का आंसर हो जाएगा 2.4, ठीक है, 2.4 भारत का कुल क्षेत्रफल जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है, ठीक है, 2.4, और 7वां पोजीशन इसमें रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए हिमालय की निम्नलिखित श्रेणियों का सही क्रम बताएं। उत्तर से दक्षिण की ओर आइए, ऐसे करके आइए। तो उसमें है लद्दाख, काराकोरम, झांसकर और पीर पंजाल, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जाता है। ट्रांस हिमालय का पार्ट है और पीर पंजाल जो है लेसर हिमालय का पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखे हैं, ऊपर में क्या है, के है ना, फिर क्या है, एल है, यानी कि लद्दाख है, फिर क्या है, जेड है, ठीक है। तो आप देखिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही ये है, अगर आप ध्यान देंगे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही है ये, पहले के आता है, फिर लद्दाख आता है, फिर झांसकर आता है, KLJ, है ना, और पीर पंजाल जो है आपका नीचे में सबसे है। तो ये हो जाएगा आंसर क्या, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 55, भारत के किस नदी को दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है और हाल ही में इसे जल प्रबंधन हेतु अंतर्राज्यीय चर्चाएं हुई है? ऑप्शन ए है कावेरी, बी है कृष्णा, सी है महानदी और डी है गोदावरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, गोदावरी को हम लोग दक्षिण गंगा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, और गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है ये भी बताइए प्लीज़, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56, अमरकंटक की पहाड़ियों में से निम्नलिखित में से किन 2 नदियों का उद्गम होता है जो विपरीत दिशाओं में बहती है? ऑप्शन ए है नर्मदा ताप्ती, बी है नर्मदा सोन और सी है सोन महानदी और डी है आपका ताप्ती और माही। यहाँ क्या पूछा है, यहाँ पूछा विपरीत दिशाओं में बहती है, 56। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग देखेंगे तो नर्मदा और सोन नदी जो है दोनों अमरकंटक से निकलती है, और दोनों, एक तो देखिए ये अमरकंटक है मान लो, तो नर्मदा जो है आपका पश्चिम की ओर बहना शुरू होती है, और सोन नदी लगभग पूर्व की ओर बहते हुए झारखंड से टच करती है और बिहार चली जाती है, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, भारत में लिथियम के विशाल भंडार की खोज हाल ही में किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में की गई जो इलेक्ट्रिक वाहनों EV उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है? लिथियम का विशाल भंडार मिला है, हाल ही में चर्चा में था। ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है जम्मू कश्मीर, सी है कर्नाटक और डी है झारखंड। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं उसका जो बैटरी होता है वो इसी लिथियम से बनाया जाता है। आंसर आप कीजिए, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों लिथियम। आप जो विश्वास नहीं करेंगे वही आंसर होगा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो है आप याद रखिएगा एंथ्रासाइट कोयला भी पाया जाता है, और जम्मू कश्मीर में लिथियम, यानी कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो है वो सब जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, लिथियम जम्मू कश्मीर।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। इधर पाया तो जाता है, भंडार तो है, लेकिन इसको निकालना काफ़ी मुश्किल है ना, इसमें खर्च बहुत ज़्यादा होगा, तो बेनिफिशियल नहीं होगा। तो लिथियम का आपको याद होगा, अभी निकालने के लिए भारत सरकार ने टेंडर निकाला था, लेकिन किसी ने लिया नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग 1 नेशनल हाईवे 1 निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ता है? ऑप्शन ए है सादिया और धुबरी को, बी है कोल्लम और कोटापुरम को, सी है आपका प्रयागराज और हल्दिया को, और डी है काकीनाडा और पुदुचेरी को। तो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें राष्ट्रीय जलमार्ग का, तो इसमें सी हो जाएगा प्रयागराज और हल्दिया। तो नेशनल हाईवे 1, इसको आप नेशनल वाटरवे 1 बोलेंगे, नेशनल वाटरवे 1 प्रयागराज और हल्दिया, और ये जो है हमारा झारखंड से भी होकर गुजरता है, साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी? नकारात्मक 2011 का है। ऑप्शन ए है केरल, बी है सिक्किम, सी है नागालैंड और डी है गोवा। तो आपको पता है, याद होगा यहाँ पर नागालैंड इसका आंसर होगा। नागालैंड में जो है वृद्धि दर जो है 0.58 माइनस में रखिएगा इसको, माइनस में देखा गया था। और साथ ही साथ जो है भारत का टोटल औसत वृद्धि दर जो हुआ था वो कितना हुआ था? 17.7% वृद्धि दर भारत का हुआ था एक दशक का। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? भारत में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह पीबीटीजी की संख्या कितनी है जिनके विकास हेतु हाल ही में पीएम जनमन योजना शुरू किया गया था? ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में करंट अफेयर्स का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। तो विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह पीबीटीजीज की संख्या कितनी है जिनके विकास हेतु हाल फिलहाल में पीएम जनमन योजना की शुरुआत की गई है? पूरा भारत का बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए है 65, बी है 75, सी है 85 और डी है 95। तो कितना है? 60 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका 75। ठीक है, 75, 75 याद रखिएगा। कुल पूरे भारत में पीबीटीजीज की संख्या पे आपका 75 रखा गया है, जिसके उत्थान के लिए पीएम जनमन योजना की शुरुआत की गई है। और झारखंड में 8 प्रिमिटिव जनजाति है, आपको पता है ना, 8। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? जनवरी 2025 में भारत अंतरिक्ष में उपग्रह की डॉकिंग का सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने वाले दुनिया का कौन सा देश बन गया है? ये तो बहुत फेमस है, डॉकिंग करना आपको पता है क्या होता है, मैं बताऊंगा अभी। ऑप्शन ए है तीसरा, बी है पांचवा, सी है चौथा और डी है छठा। तो 61 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा चौथा कंट्री है। ठीक है, तो इसमें आप याद रखिएगा कि अमेरिका हो गया, रशिया हो गया और चाइना हो गया। ठीक है, ये 3 कंट्री जो है पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आप सुने होंगे, जहाँ पर जो स्पेस यात्री हैं जाते हैं और रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भारत के तरफ से भी हमने किसको भेजा था? शुभांशु है ना, शुभांशु शुक्ला को भेजे थे। ठीक है, शुभांशु शुक्ला और शुभांशु शुक्ला है। ठीक है, उसको भेजे थे। जो हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, गगनयान का बात करते हैं ना, जहाँ पर हम लोग इंसान को भी भेजेंगे अंतरिक्ष में, तो उसके लिए डॉकिंग का जो प्रोसेस है उसका प्रशिक्षण देने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में शुभांशु शुक्ला को जो है फाल्कन 9 के जरिए भेजा गया था। ठीक है, एक्जियम का वो आपका क्या था, एक्जियम क्या कहते हैं, एक्जियम योजना बोलिए या फिर जो बोलिए, उसके तहत उसको भेजा गया था। इसके बारे में पूरा पढ़ के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 62। ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 $1 बिलियन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली भारतीय शिक्षिका और सामाजिक कार्यकर्ता कौन है? ग्लोबल टीचर प्राइज 2025। ऑप्शन ए है रूबल नागी, बी है रंजीत सिंह दिसाले, सी है सिस्टर प्रदीपा और डी है गीतांजलि राव। तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 62 का आंसर जो होगा वो होगा सिस्टर प्रदीपा। ठीक है, इसको ग्लोबल टीचर प्राइज 2025, जिसमें $1 मिलियन पुरस्कार दिया जाता है, $1 मिलियन पुरस्कार दिया जाता है, और ये भारतीय शिक्षिका है, सामाजिक कार्यकर्ता है, सिस्टर प्रदीपा।
ये बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों में काम किए हैं, लड़कियों की शिक्षा में सुधार करने के लिए काम किया गया है की है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? भारत ने दिसंबर 2025 में किस देश के लिए 6100 किलोग्राम का अपना अब तक का सबसे भारी वाणिज्यिक उपग्रह पेलोड लॉन्च किया है? ठीक है, 6100 किलोग्राम, ये बहुत भारी है ना। इसका लॉन्च किस देश ने किया है? किस देश के, क्या लिखा है, सबसे भारी वाणिज्यिक उपग्रह पेलोड लॉन्च किया है, किस देश के लिए? ऑप्शन ए है फ्रांस हो गया, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है इजराइल और डी है ब्राज़ील। तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा? 63 का आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सबसे भारी उपग्रह आप समझ लीजिए पेलोड है ये 6100 किलोग्राम। देखिए, भारत ने GSLV मार्क का जो निर्माण किया है वो इन्हीं भारी वाहनों को ले जाने के लिए, भारी पेलोड के ले जाने के लिए किया है। तो इसरो का एक वाणिज्यिक शाखा यानी कि पैसा कमाने के लिए जो उपग्रह यानी कि दूसरे देशों का जो उपग्रह वगैरह है उसको लॉन्च करने के लिए NSIL इसका निर्माण किया गया है, आपको पता है। तो अमेरिका के जरिए जो है, अमेरिका के जरिए हमने सबसे भारी पेलोड संचार उपग्रह है स्पेसएक्स फाल्कन 9 के तहत इसको भेजे हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? वर्ष 2025 में किस ऐतिहासिक भारतीय वीरांगना की 500वीं जयंती मनाई गई? ऑप्शन ए है रानी लक्ष्मीबाई, बी है रानी चेन्नम्मा, सी है रानी अब्बका और डी है रानी वेलु नच्चाराय। तो 64 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका रानी अम्बका, जिसका नाम है रानी दुर्गावती। ठीक है, रानी अम्बका, ये रानी अम्बका, आप दुर्गावती का नाम सुने होंगे, अब्बका का नाम नहीं सुने होंगे, तो वही है दुर्गावती। तो रानी दुर्गावती का 500वीं जयंती मनाई गई है। ओके, तो रानी अम्बका के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ये कर्नाटक की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी थी, कर्नाटक की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी थी, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों से युद्ध किया था। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों से युद्ध किया था, पुर्तगालियों से, ठीक है, उससे युद्ध किया था रानी दुर्गावती। ओके, उसी के जन्मदिन पर 5वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। पेरिस में आयोजित AI एक्शन समिट 2025 का मुख्य विषय क्या था? ऑप्शन ए है AI समिट 2025 का जो हुआ कहाँ पर, पेरिस में, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? केवल सुरक्षा जोखिम, व्यवहारिक कार्यान्वयन और आर्थिक अवसर, सी है AI पर पूर्ण प्रतिबंध और डी है सैन्य AI का विकास करना। तो पेरिस में जो हुआ उसके तहत जो है व्यवहारिक कार्यान्वयन और आर्थिक अवसर के लिए, ठीक है, व्यवहारिक क्रियान्वयन और आर्थिक अवसर के लिए प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए AI समिट किया गया था 2025 में, 2025 में पेरिस में। हाल ही में किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश ने अपनी नई राजधानी नुसांतरा का आधिकारिक उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए थाईलैंड, बी है वियतनाम, सी है इंडोनेशिया और डी है मलेशिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नुसांतरा, इंडोनेशिया 66 का नया राजधानी बनाया है, क्योंकि इनका जो पुराना राजधानी है वो क्या होता है, डूब जाता है ना। और पुराना राजधानी का नाम क्या है? जकार्ता। जकार्ता जो है पानी में डूब जा रहा है और आने वाले दिनों में ये डूब ही जाएगा अगर इसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग चलता रहा तो, ठीक है। इसीलिए इसको अपनी राजधानी बनाया है नुसांतरा को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। 2025 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP30 की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया 2025 में? ऑप्शन ए है अजरबैजान, बी है ब्राज़ील, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है दक्षिण अफ्रीका। तो 67 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। ब्राज़ील ने COP30 यानी कि 2025 में ब्राज़ील ने COP30 का मेजबानी किया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है? अगस्त 2025 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? ऑप्शन ए है PV सिंधु, बी है लक्ष्य सेन, सी है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और डी है HS प्रणय। ये सभी फेमस विश्व बैडमिंटन चैंपियन है, PV सिंधु, लक्ष्य सेन, रंकी रेड्डी और HS प्रणय। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अगस्त 2025 में किसने जीता?
तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, लक्ष्य सेन। ठीक है, लक्ष्य सेन ने अभी हाल फिलहाल में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में देखिए क्या गया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 69 है ना, क्वेश्चन नंबर 69 है। हेल ने पासपोर्ट रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? ऑप्शन ए है जापान, बी है सिंगापुर, सी है जर्मनी और डी है फ्रांस। तो ऑप्शंस देख के ही आपको समझ में आ गया होगा कौन है। जैसे सबसे ज़्यादा आपको पता है सिंगापुर लोग आना जाना करते हैं, ठीक है, तो सिंगापुर हो जाएगा। ये हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रिपोर्ट सिंगापुर का है। अच्छा, इसमें भारत का क्या पोजीशन है? भारत का क्या पोजीशन है कुछ पता है आप लोगों को? देखिएगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, थोड़ा सा देख के मुझे भी बताइएगा। मुझे थोड़ा सा जो याद आ रहा है उसके हिसाब से 72 है। ठीक है, ये कंफर्म नहीं हूँ मैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन में 70। नवंबर 2025 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 101 है, 105 है, 111 है और 95 है, 95 है। तो ये देखिए, ये समय भारत का स्थिति जो है बहुत बुरा है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा पोजीशन अभी जो है 105 है। हमारा पोजीशन अभी 105 है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 105वां स्थान है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। भारत के किस राज्य ने 2025 में देश का पहला पूर्णतः ई शासित राज्य, टोटल ई गवर्नेंस स्टेट होने का गौरव हासिल किया है? ठीक है, देश का पहला। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी है कर्नाटक, सी है केरल और डी है महाराष्ट्र। तो 71 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका, देखिए इस सब में जो आगे रहता है वो केरला रहता है। ठीक है, केरला होगा। केरला का इतना जितना सारे क्वेश्चन सेट आप देख लीजिए, एक क्वेश्चन ऐसा होगा जहाँ पर केरल आंसर होना है। ठीक है, बहुत कुछ करते रहता है। तो टोटल ई गवर्नेंस का बात करते हैं तो वो केरल ने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 72। 2025 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभी तो हमने देखा ये, अभी हमने क्या देखा था, COP30 का देखा था, COP30 का ब्राज़ील देखा था। ठीक है ना, तो ब्रिक्स का किसने किया था? रूस है, चाइना है, ब्राज़ील है, इथोपिया है। तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा? ये ब्राज़ील ही हो जाएगा। तो दोनों याद रखिएगा। COP30 में जो है बेमेल में किया गया था, बेमेल शहर का नाम है, वहाँ किया गया था। ठीक है, और ब्रिक्स में आपको पता है, ब्रिक्स में अभी हाल फिलहाल की बात है, तो नेक्स्ट वाला जो है इंडिया करेगा। तो ब्रिक्स में ब्राज़ील ने ही किया था। तो दो शिखर सम्मेलन जो है ब्राज़ील ही कर लिया है। अच्छा, COP13 वाला ये भी याद रखिएगा, अमेजन जो वन है ना उसका संरक्षण करने के लिए यहाँ पर बात कही गई थी, है ना, और सतत पोषण तो रहता ही है। ठीक है, तो ये सब बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। हाल ही में नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किए गए निसार, ठीक है, निसार उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें नासा है और इसरो है, इसलिए नाम इसका रखा गया है निसार। ठीक है, एन फॉर नासा और आई एस फॉर इसरो। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? निसार का है पहला है मंगल ग्रह का अध्ययन करना, बी है पृथ्वी सतह में होने वाले परिवर्तनों की निगरानी करना, सी कहता है गहरी अंतरिक्ष संचार करना और डी है सूर्य की कोरोना का अध्ययन करना। तो 73 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये बेसिकली हम लोगों ने पृथ्वी का निगरानी करने के लिए भेजा है निसार को, है ना, पृथ्वी की सतह में होने वाले परिवर्तनों की निगरानी करेगा निसार। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 है। 2025 में प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार, एबल प्राइज गणित का नोबेल जिसे कहा जाता है, किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है लुइस कैफ्रेली, बी है माइकल टॉलग्रेंट, सी है आपका एवी विगर्टरसन और डी है आपका डेनिस सुलिवन। जो फर्स्ट टाइम ये सब नाम पढ़ते हैं उस टाइम बहुत दिक्कत होता है। तो आप देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये माइकल टॉलग्रेंट होगा। माइकल टॉलग्रेंट को एबल पुरस्कार 2025 से ये क्या किए हैं, इसको प्रदान किया गया है। माइकल टॉलग्रेंट को किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया माइकल टॉलग्रेंट, गणित के क्षेत्र में इसको एबल पुरस्कार मिला है। तो इन्होंने जो है प्रोबेबिलिटी थ्योरी का खोज किया है और उसमें कुछ विकास किया है, उसी को लेकर इसको मिला है प्रोबेबिलिटी थ्योरी, प्रायिकता का सिद्धांत।
क्वेश्चन नंबर 75 तक आ गए हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। अक्टूबर 2025 में संपन्न हुए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है ना। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए है रॉकेटरी, बी है पुष्पा द राइज, सी है RRR और डी है कंतारा। तो 75 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये रॉकेटरी द नम्मी दूरी, ये याद होगा। तो याद रखिएगा, जब भी ये सब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया जाता है ना, वहाँ पर अगर भारत से संबंधित कुछ चीज़ें दिखाया जाता है जो भारत के पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो वहाँ जरूर उसको अवार्ड मिलता है। तो रॉकेटरी द नम्मी दूरी को मिला है, जिसमें R माधवन ने एक्टिंग किया है। ये सच घटने पर आधारित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। 76 क्या है? मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार का उल्लेख किया गया है? शिक्षा का अधिकार का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 26 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 24 में। तो UDHR के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार का बात करता है दोस्तों, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन देखिएगा, एक बार मुझे कंफर्म भी कीजिएगा, अनुच्छेद 21 होना चाहिए, ठीक है, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है कि आपका किधर गया? हाँ, अमेजन फंड जो समाचार पत्रों में रहा है, मुख्य रूप से किस देश द्वारा अमेजन वर्षावनों के संरक्षण के लिए संचालित किया जा रहा है? ठीक है, अमेजन फंड, ठीक है, अमेजन फंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा दोस्तों? अमेजन फंड का ये हो जाएगा, पेरू हो गया अमेजन, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा आपका आंसर कोलंबिया, इक्वाडोर। ये देखिएगा, ये अमेजन इक्वाडोर हो जाएगा, ठीक है, इक्वाडोर हो जाएगा। एक बार मुझे कंफर्म भी कीजिएगा बाद में। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। भारत के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत हाल ही में किस शहर को अपनी उन्नत परिवहन प्रणाली के लिए बेस्ट अर्बन मोबिलिटी पुरस्कार मिला है? ठीक है, बेस्ट अर्बन मोबिलिटी पुरस्कार मिला है। तो एक ही है ना, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत किसको? पुणे था, परिवहन प्रणाली के लिए बेस्ट अर्बन मोबिलिटी पुरस्कार मिला है। ये तो साफ सफाई के लिए था। पुणे और अहमदाबाद है, अहमदाबाद। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है? 79। 2025 में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतकर लगातार 4 विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में? ऑप्शन ए है अविनाश चावले, बी है नीरज चोपड़ा, सी है मुरली श्रीशंकर और डी है किशोर जाना। तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा? नीरज चोपड़ा भाई साहब ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतकर लगातार 4 विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं, ठीक है ना। और तो किसी का नाम नहीं सुने हम लोग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के किस प्रावधान के तहत किया गया था? धारा 42, धारा 44, धारा 46 और धारा 48। तो NDRF का गठन जो है दोस्तों, वो भारत आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के धारा कितना में? धारा 44 के अंतर्गत किया गया है। धारा 44 के अंतर्गत किया गया है, यही अधिनियम है। इसी के तहत जो है सभी जगह का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठन किया गया है, चाहे केंद्र का बात करें, चाहे राज्य का बात करें या फिर जिला का बात करें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2025 के अनुसार भारत के किस राज्य में गरीब की तीव्रता में सबसे अधिक गिरावट देखी गई है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश और एक ऑप्शन क्या है? राजस्थान, ठीक है, और एक ऑप्शन है आपका राजस्थान।
तो बताएं इसका आंसर क्या होगा 81 का। तो 81 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो जारी किया 2025 में, तो उसके तहत उत्तर प्रदेश में देखा गया कि सबसे ज़्यादा गरीबी में कमी आई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। वर्ष 2025 के लिए घोषित 55वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए रजनीकांत, बी है शाहरुख खान, सी है कमल हसन और डी है चिरंजीवी। तो 82 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कमल हसन को इस बार दिया गया है। 55 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आपका कमल हसन को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में सुधार के संदर्भ में G4 देशों के समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है ब्राज़ील, बी है दक्षिण अफ्रीका, सी है जर्मनी और डी है जापान। तो इसमें कौन सा एक शामिल नहीं है ये आपको बताना है G4 में। तो G4 में जो है दक्षिण अफ्रीका नहीं है, बाद बाकी आप इसमें देखेंगे तो भारत, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील। भारत यानी कि इंडिया, भारत, जापान, जर्मनी और इसमें ब्राज़ील है ना, ब्राज़ील। तो ये तीन तो नाम यहीं पर है, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील और यहाँ पर इंडिया का नाम जोड़ दीजिएगा भारत। तो यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के संदर्भ में G4 देशों में भारत को भी शामिल किया गया है। ठीक है, वीटो का पावर देने से मना करता है ना, तो यहाँ पर G4 समूह एक बनाया गया है, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान और इंडिया। ठीक है, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान और इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान और इंडिया आई। ठीक है, बाजी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में क्या है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC का मुख्यालय कहाँ है? UNHRC का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों बताएं। ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, बी है जिनेवा, सी है वियना और डी है पेरिस। तो UNHRC का बात कर रहे हैं। UNHRC का जो आपका मुख्यालय है वो जिनेवा में है। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड ना। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है, UNHRC। इसमें 2006 में आपको UNHRC का जो गठन किया गया था वो 2006 में किया गया था। ठीक है, 2006 में किया गया था। उस टाइम 47 सदस्य देश थे। UNHRC का गठन 2006 में किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में क्या है? पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए लाइफ है ना, लाइफ उसको बोलते हैं, लाइफ मिशन का पूर्ण रूप क्या है? तो ये पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए किया गया है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, है ना, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। देखिए कहीं दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट के लिए लीफे मिशन का पूर्ण रूप है। तो ये आपका मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा COP26 जो हुआ था ना, COP26, अभी तो 30 पढ़े हम लोग, ब्राज़ील में हुआ था। तो COP26 जो हुआ था उसके प्रस्तावित मिशन के अनुसार था ये, है ना, प्रो प्लानेट पीपल बनने और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है ये लीफे मिशन, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 86 में वर्ष 2025 में चर्चा में रही PM सेवा योजना का लक्ष्य भारत की कितने शहरों में इलेक्ट्रिक बसें तैनात करना है? वर्ष 2025 में चर्चा में रही PM ई बस सेवा योजना का लक्ष्य भारत के कितने शहरों में इलेक्ट्रिक बसें तैनात करना है? ऑप्शन ए है 150, बी है 169, सी है 100 और डी है 200। ठीक है, तो PM ई बस सेवा का स्कीम जो शुरुआत किया गया उसमें कितने शहरों में ये चलाया जाएगा, ये आपको आंसर करना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 169। ये याद रखिएगा, पूरा आपको याद रखना है। ये 169 में ई बस सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। और इसमें कैसा बस रहेगा? हरित ग्रीन के लिए आपका इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, हरित ग्रीन के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। टेनिस के क्षेत्र में विंबलडन 2025 पुरुष युगल
खिताब किसने जीता है? विंबलडन 2025 का, ठीक है, टेनिस के क्षेत्र में विंबलडन किसने जीता? नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्काराज, जेनिक सिनर और डेनियल मेदवेदेव। तो इसमें 87 2025 का पूछ रहा है दोस्तों। 2025 का अल्टरनेट वे में जीता था, याद रखिएगा। कार्लोस अल्काराज आंसर होगा, उसके बाद जेनिक सिनर, फिर अल्काराज, फिर जेनिक सिनर, ठीक है। विंबलडन का जो 4 मेजर स्लैम होता है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। भारत में शिक्षित बेरोजगारी को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रमुख सर्वेक्षण कौन सा है? श्रम शक्ति संरक्षण, बी है सावधि श्रम बल सर्वेक्षण, सी है रोजगार बेरोजगार रिपोर्ट और डी है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण। तो शिक्षित बेरोजगारी को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला प्रमुख सर्वेक्षण कौन सा होता है? तो इसमें क्या है? शिक्षित बेरोजगारी, राइट। तो शिक्षित बेरोजगारी के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो ये सब देखिए एनएसएसओ के द्वारा किया जाता है, लेकिन ये पूछा है शिक्षित बेरोजगारी के लिए कौन सा सर्वेक्षण किया जाता है? तो सावधि श्रम बल सर्वेक्षण किया जाता है। पीरियोडिक लेवल फोर्स सर्वे पीएलएफएस किया जाता है, पीएलएफएस किया जाता है, ठीक है। पीएलएफएस किया जाता है इसके लिए, शिक्षित बेरोजगारी को जानने के लिए, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 89 है 2025 का बुकर पुरस्कार। ये देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बुकर पुरस्कार जीतने वाली लेखक पर्सिवल एवरेट किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए है यूनाइटेड किंगडम, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है आयरलैंड और डी है कनाडा। तो 89 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है ये, जिनको बुकर प्राइज मिला है। लेकिन मेन बुकर प्राइज आप सभी को पता है इंडिया का मिला है हार्ट लैम की लेखिका को, है ना। हार्ट लैम की लेखिका को मिला है, क्या नाम था उसका? कन्नड़ भाषा वाली देखिए मेरा नाम थोड़ा सा दिमाग से आउट हो रहा है, ठीक है। तो याद आए तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है? यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन इसलिए लाया गया है कि दोनों ही याद रखना है आपको, ठीक है। पर्सिवल एवरेट को बुकर प्राइज मिला है 2025 का। पर्सिवल एवरेट को मिला है बुकर प्राइज। ये कहाँ का है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है, लेकिन ये वाला जरूरी है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, लास्ट 10 क्वेश्चन में आ गए हैं। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कीजिए सेशन को, और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए सब्सक्राइब। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए है 1945, ऑप्शन बी है 1957, सी है 1961 और डी है 1970। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना ये देखिए ये सब जो आपको संस्थान मिलेगा उससे एक क्वेश्चन रहेगा, तो उसका आपको याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर क्या हो जाएगा? 1957 में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी की स्थापना जो है 1957 में किया गया था। और अगर इसका हेडक्वार्टर आपको पूछना है, बताना है, तो क्या हो जाएगा? ये वियना ऑस्ट्रिया में है, वियना ऑस्ट्रिया में है। IAEA का ऑस्ट्रिया वियना में इसके हेडक्वार्टर है। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण इसकी मिश्रित अर्थव्यवस्था होने की पुष्टि करता है? ऑप्शन ए है केवल भारी उद्योगों का अस्तित्व, बी है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, और सी है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर पूर्ण प्रतिबंध, और डी है केवल कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? यहाँ पर समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का ही मिश्रण होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? विदेशी सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व भारत में पाया जाता है और विश्व में अन्य देशों में ऐसा नहीं है। रशिया वगैरह जो है समाजवादी, रशिया और चाइना समाजवादी को मानता है, अमेरिका ब्रिटेन ये सब पूंजीवादी को मानता है। वर्ष 2025 में राष्ट्रीय आय के अग्रिम अनुमानों के अनुसार भारत के सकल मूल्यवर्धित जीबीए में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक रहा है? जो राष्ट्रीय आय का आकलन हम लोग करते हैं और जीबीए आप सभी को पता है, वहाँ पर सकल उत्पादों को हम लोग सभी क्षेत्रों का जब जोड़ते हैं तो जीबीए निकल के आता है। तो इसमें किसका सबसे अधिक योगदान रहा है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र और खनन क्षेत्र। तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 92 का आंसर आप सभी को पता है, अभी जो 55% के आसपास है वो सेवा क्षेत्रों का योगदान रहा है, ठीक है, भारत के सकल मूल्यवर्धित क्षेत्रों में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। भारतीय
अक्सर विकासशील के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? उच्च प्रति व्यक्ति आय, बी है पूर्ण साक्षरता दर, सी है निम्न पूंजी निर्माण दर और तकनीकी पिछड़ापन, और डी है अत्यधिक नगरीकरण। अरे यार, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? देखिए, पूंजी का निर्माण जो है हमारे देश में वो थोड़ा कम हो रहा है, और तकनीकी पिछड़ापन भी है, इसीलिए हम लोग को किस में रखा जाता है? विकासशील देश में रखा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, और ये सब जो लिखा हुआ है ये सब विकसित देश का पहचान है। उच्च प्रति व्यक्ति आय, पूर्ण साक्षरता दर, अत्यधिक नगरीकरण, ये सब विकसित देशों की पहचान है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94, हिंदू विकास दर, है ना, हिंदू विकास दर, हिंदू रेट ग्रोथ शब्द का प्रयोग प्रोफेसर राज कृष्ण ने भारतीय अर्थव्यवस्था की किस अवधि के लिए किया था? 1991 के बाद की अवधि, 2000 से 2010 की अवधि, 1950 से 1980 के दशक की निम्न विकास दर को, और हरित क्रांति के बाद के समय को। तो प्रोफेसर आपका राजकृष्ण ने हिंदू विकास दर को परिभाषित किया था, इसका कब किया था ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? जब हमारा विकास दर जो है ना 1950 से 1980 के समय में हमारा विकास दर जब रुक सा गया था, तब की बात कर रहा है ये। तो इसमें क्या है कि 1950 से 1980 के दौरान भारत की जो औसत विकास दर था वो 3.5 था, काफ़ी धीमा था। तो इसी को हम लोगों ने क्या कहा था? हिंदू विकास दर। मतलब हिंदू जो है जो विकास होना अपने आप को नहीं चाहते हैं ना, इसलिए तो विकास नहीं करते हैं, नहीं तो आज के समय में जो है हमारा देश बहुत आगे होता। ये आपस में ही लड़ते रहते हैं। ओके, तो ऐसे ही कुछ था इनका अवधारणा, तो इन्होंने हिंदू विकास दर इसलिए इसको कहा था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95, सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक जो है 2025 में भारत के किस राज्य में सतत उपभोग उत्पादन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है? तो सतत विकास लक्ष्य आप सभी को पता है, इसमें संसाधनों को बचाते हुए अपने लिए यूज़ भी करो और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए बचा के भी रखो, उसी को हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन क्या है, इसमें है सतत उपभोग और उत्पादन में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी है केरल, सी है उत्तराखंड और डी है गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सतत उपभोग और उत्पादन में शीर्ष 12वां में जो है वो उत्तराखंड आता है। ठीक है, उत्तराखंड सबसे शीर्ष में आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96 में क्या है देखिए, नवंबर 2025 में COP30 शिखर सम्मेलन के दौरान पंचामृत लक्ष्यों के तहत किस वर्ष तक नेट जीरो उत्सर्जन करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है? तो ये पहले ही किया गया था, ये तो 30वां था ना, ठीक है, COP30 था ये। तो इसमें आंसर क्या होगा? 2045 दिया, 2050 दिया, 2060 दिया है, 2070 दिया है। तो नेट जीरो का जो लक्ष्य है वो हमने कहाँ तक रखा है? 2070 तक रखा है ना, नेट जीरो, और विकसित भारत 2047 तक। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है? 97, धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो धारणीय विकास और सतत विकास दोनों आप एक ही तरीके का समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट में कोई अलग नहीं है। ऑप्शन ए है कोयला, बी है खनिज तेल और गैस, सी है जल विद्युत और सौर ऊर्जा, और डी है परमाणु ऊर्जा। तो दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन सबसे अच्छा स्रोत कौन सा माना जाता है? 97 का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? जल विद्युत और सौर ऊर्जा को सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें कोई नुकसान हमें जल्दी नहीं होता है, जबकि परमाणु ऊर्जा में होता है। ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा को भी तो हमने रखा है नवीकरणीय ऊर्जा में, लेकिन ये जल विद्युत और सौर ऊर्जा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98, पर्यावरण कुजनेट्स कर्व, कुजनेट कर्व आपने पढ़ा होगा, निम्नलिखित में किसके बीच संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन ए है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को, बी है जनसंख्या वृद्धि और आय को, सी है आर्थिक विकास और पर्यावरण क्षरण को, और डी है कर दर और कर राजस्व को। तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा? कुजनेट्स का आप नाम सुने होंगे, ये जो है अर्थव्यवस्था से संबंधित नाम है। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? आर्थिक विकास और पर्यावरणीय क्षरण, इसको जो है परिभाषित किया था इन्होंने अपने कर्व में। ठीक है, कुजनेट कर्व में परिभाषित किया था आर्थिक विकास और उसके साथ साथ जो है पर्यावरण क्षरण किस तरीके से हो रहा है उसके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99,
मतलब 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान उदारीकरण लिबरलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये सभी ये कॉमन क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देना, लाइसेंस राज और प्रशासनिक नियंत्रण को समाप्त करना, सी है आयात पर शुल्क बढ़ाना और डी है विनिमय दर को पूरी तरीके से नियंत्रित करना। तो देखिए एक खुलापन आया था ना, उदारीकरण मतलब हो गया खुलापन आ जाना, तो उसके आधार पर आप यहाँ पर नाम देखिए, विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ अपने आप को जोड़ना था। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देना ऐसा बिल्कुल नहीं था, इसलिए तो शेयर अभी बेच रहे हैं हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र वाले। लाइसेंस राज और प्रशासनिक नियंत्रणों को समाप्त करना, तो ये सबसे ज़्यादा बाधक जो बनता था वो निजी क्षेत्रों के लिए लाइसेंस वाला होता था और प्रशासनिक नियंत्रण होता था, तो उसको समाप्त करने के लिए ये नियम इसमें लागू किया गया था। तो 99 का तो बी आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, आप बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। इसमें क्या है, लास्ट क्वेश्चन है आज का दोस्तों, और मैं चाहता हूं कि आप लोग अभी तक मेरा सेशन देख रहे हैं तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। वैश्वीकरण के संदर्भ में हाल ही में चर्चा रहा फ्रेंड शोरिंग शब्द क्या दर्शाता है? ठीक है, फ्रेंड शोरिंग शब्द क्या दर्शाता है? ग्लोबलाइजेशन के लिए ये शब्द प्रयुक्त हुआ था। ऑप्शन ए है केवल पड़ोसी देशों के साथ व्यापार, बी है साझा मूल्यों वाले मित्र राष्ट्रों को आपूर्ति श्रृंखला स्थानांतरित करना, सी है विदेशी निवेश पर पूरी तरीके से रोक लगाना और डी है केवल घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना। तो 100 का जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, है ना, फ्रेंड सॉरी। तो उसी से आप यहाँ पर साझा वाला बात समझ सकते हैं, फ्रेंड लिखा हुआ है, दोस्त लिखा हुआ है, दोस्त में क्या होगा, साझा होगा। तो साझा मूल्यों वाले मित्र राष्ट्रों को आपूर्ति श्रृंखला स्थानांतरित करना है। शिफ्टिंग सप्लाई चेन्स टू फ्रेंडली नेशंस विथ शेयर्ड वैल्यूज। ओके, तो ये रहा आज का पूरा सेशन दोस्तों, पेपर 1 से संबंधित है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें करंट अफेयर्स के भी जोड़े गए हैं। तो इसको आप देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे सेशन को, और आप सभी मित्रों से आशा है कि एग्ज़ाम का डेट बढ़ने के साथ साथ आपकी तैयारी भी मजबूत होती जाएगी अगर आप ये टेस्ट सीरीज वगैरह देखेंगे। तो मैं भी बंद कर दिया था थोड़ा, क्योंकि मुझे भी लगा कि थोड़ा सा मुझे भी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार, जय झारखंड।